हाय एवरीवन। तो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसके पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं बेसिकली यूपी मिर्ज़ापुर से हूँ और मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊँगा। और 11th से नहीं, मैं 12th से स्टार्ट कर रहा हूँ। 12th में फर्स्ट यूनिट से जो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में दो तो रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट है, दूसरा क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, और रिप्रोडक्टिव है तीसरा हो गया। और इसके बाद जो यूनिट आती है वह है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसके बाद पढ़ेंगे हम इवोल्यूशन। ये सारे चैप्टर 12th के पार्ट के कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जैसे न्यूरल सिस्टम, मसल एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्रीदिंग गैस एक्सचेंज, ये पढ़ेंगे। तो हम आज जो पढ़ेंगे आज ये फर्स्ट लेक्चर है, तो आज आराम से पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन देके पढ़ेंगे कि आगे जो नेक्स्ट आज के बाद जो भी लेक्चर आएंगे रेगुलर एक के बाद एक लेक्चर आएगा रिप्रोडक्शन का। तो ये मेरा चैनल है @biology by आयुष। तो आप इसको अपने यूट्यूब चैनल में जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ से नोटिफिकेशन जा सके और जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो आप उसको देख सकें। तो आज स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। सबसे पहला चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, बेसिकली ह्यूमन में स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा चैनल है @biology by आयुष। बेसिकली हम लोग रिप्रोडक्शन जानते तो हैं कि रिप्रोडक्शन होता है। ये वर्ड सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है और सुनते भी तो बहुत खुश होते हैं। रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं हिंदी में प्रजनन। अब इस वर्ड को तोड़ के देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। री का मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पाद। बेसिकली ये रिप्रोडक्शन जो होता है ये ह्यूमन में नहीं, किसी भी फील्ड में ही, किसी भी चीज़ को बनाने में, किसी भी चीज़ को दोबारा रिवाइज करने में जैसे सपोज दैट कि कोई ये पेंसिल है, सपोज दैट कि एक बनी दोबारा इसके अलावा ना बने, एक बनी अगर दोबारा इसके अलावा ना बने तो ये किसी और के पास ये नहीं जा पाएगी। कहने का मतलब जो चीज़ एक बार बनी दोबारा नहीं, इसका मतलब यहीं से खत्म हो गया। सपोज दैट जैसे एक इंसान है, लिखना नहीं है, बस एग्जांपल बता रहे हैं कि आज मीनिंग बता रहे हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। सपोज दैट एक आदमी है, इसने अपने इसके घर वालों ने जो भी है पहले इसने अपनी शादी की किसी लड़की से, इन दोनों ने मिल करके एक बेबी को जन्म दिया, छोटा सा। ये भी बड़ा हुआ, इसकी भी हुई किसी लड़की से शादी। इन दोनों ने मिलकर भी एक बेबी को जन्म दिया।
हमारे कहने का मतलब ये है, बस इस टर्म को हमको समझाना है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। हम जब छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, जब मेच्योरिटी आती है 10 से 12 साल की रास्ता में, हम इस टर्म को सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो होता है गैमेट का ट्रांसफर होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उससे क्या होता है, बच्चा पैदा होता है। एक्चुअली ये जो टर्म हम ह्यूमन में सोचते हैं, ये ह्यूमन के अलावा भी बाकी अनदर फील्ड में होती है। इसके बाद अनदर वाली फील्ड भी समझेंगे एक्चुअली उसमें भी क्या होता है। सपोज दैट जैसे एक ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल और फीमेल की मैरिज हुई, शादी हुई, इन्होंने एक बेबी को जन्म दिया, ये भी बड़ा हुआ, इसकी भी फीमेल के साथ शादी हुई, मैरिज हुई, ये भी एक बच्चे को जन्म दिया। हमारे कहने का मतलब, जो ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं, यही बच्चा बड़ा होकर के ये भी तो काम वही कर रहा है जो ये कर रहे हैं, बच्चे को जन्म दे रहे हैं, ये भी वही काम कर रहा है। यानी किसी चीज को दोबारा दोहराना, किसी चीज को दोबारा दोहराना और कुछ बनाना, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, री मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन। सपोज दैट कि अगर ये चीज जो ये काम कर रहे हैं वो ये काम न करें, मतलब ये तो पैदा करके एक बच्चे को जन्म दे दी, ये भी बड़ा हुआ अगर ये बच्चे को जन्म न दे। ऐसा सपोज दैट कि एक मान लो सपोज कि एक गांव में 100 लोग रह रहे हैं, उनकी फैमिली जो है 100 बच्चों को जन्म दी है, और वो दोबारा जो है नेक्स्ट जनरेशन में जाकर के वो स्टेराइल हो गए। स्टेराइल का मतलब होता है कि बच्चे न जन्म करने की क्षमता जो उनमें खत्म हो गई, यानी बच्चे वो जन्म नहीं कर सकते। ये मान लो सपोज दैट कि एक गाँव है, इस पे 100 लोग रह रहे हैं, इन ये सब जो है स्टेराइल है। बच्चे को जन्म स्टेराइल कहने का मतलब ये है कि ये बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। सपोज दैट अगर ये दोबारा नेक्स्ट जनरेशन में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, यानी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाए, तो इस गांव का जो है, ये जो गांव है पूरा, इस गांव का डेवलपमेंट पूरा रुक जाएगा। सब सोचो कि अगर ये लोग 100 के 100 मर गए तो इस गांव की पॉपुलेशन पूरी खत्म हो गई, तो इस गांव का जो है डेवलपमेंट रुक गया, यानी ग्रोथ रुक गया। अगर सपोज दैट अगर किसी ऐसा कंट्री का हो जाए कि एक बार जन्म कोई चीज़ बन जाए या दोबारा इसको न बनाया जाए, तो उस कंट्री का जो है डेवलपमेंट, ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। ऐसा है कि जैसे जापान देश है, उसमें जो है मैक्सिमम जनसंख्या जो है क्या नाम है, उनमें एक ही 2 बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन जो है ग्रोथ जो है एकदम कांस्टेंट बना हुआ है। अपने इंडिया के देख, लगातार कारण डेली पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इंडिया का जो है ग्रोथ काफ़ी बढ़ रहा है। चाइना के देखो, चाइना का भी सही है। कहने का मतलब कि ये जो आबादी है, जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, किसी न किसी कंट्री या किसी देश में ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। स्ट्रगल एंड सजेस्ट डार्विन के नियम को अगर देखें तो कहीं ना कहीं फॉलो करता है। तो ये यही है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन तो ये ह्यूमन में देख लिया, सपोज दैट ये प्लांट में भी होता है, कैसे होता है ये उतारना नहीं था, बस समझने के लिए था ये। प्लांट में कैसे होता है, प्लांट में सपोज दैट कि एक फ्लावर है, ये स्टिग्मा है, स्टाइल, ओवरी, ये फीमेल। यहाँ पे सपोज दैट कि कोई फ्लावर है,
ये मेल फ्लावर है। अब ये मेल फ्लावर फीमेल के पास कैसे आएगा? जो ह्यूमन में होता है सेम, ये क्या नाम, सेम प्रोसेस क्या होती है, फीमेल में भी वही प्रक्रिया होती है। कहीं ना कहीं अगर सपोज दैट ये मेल फीमेल के पास आया, ये यहाँ पे एग है, एग को फर्टिलाइज किया, जो एग को फर्टिलाइज किया एग जो होता है ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, सीड एक प्लांट बनाएगा। बहुत सारे ऐसे सीड होंगे, देखो हर एक सीड एक प्लांट को बनाए, जन्म देंगी, प्लांट बनाएगी, और हर एक प्लांट में जो है बहुत सारे फूल, मेल और फीमेल फ्लावर डेवलप होंगे, उससे बहुत सारे फ्रूट और बहुत सारे सीड डेवलप होगा। ऐसे सिर्फ सीड और फ्रूट ही नहीं, बल्कि ऑक्सीजन, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो होता है चैप्टर, उसको भी मेंटेन करने में इनका अहम रोल होगा। सोचो अगर कि एक बार अगर ये चीज़ हो जाए और उसके बाद दोबारा ना हो, यानी कि जो दोबारा सीड अगर जमीन पे डिस्पर्स होके गिरे, जमीन पे जाए, तो ये सीड अगर न ग्रो करे, यहाँ पे सीड यानी प्लांट दोबारा न बने, तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होगी, सफोकेशन होगा, एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, जो आज इस टाइम पे हो रही है। कहीं ना कहीं किसी चीज़ को दोबारा बनाना, नेचर को बनाना, दोबारा किसी चीज़ को बनाना, दोबारा बनाने की ही प्रक्रिया को बोलते हैं रीप्रोडक्शन। प्रोडक्शन समझ लीजिए प्रोडक्ट ही तो है किसी चीज़ का, सीड का प्रोडक्ट, फर्टिलाइज, मेल और फीमेल मिल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसका एक प्रोडक्ट है। प्लांट यानी फ्लावर और सीड जो प्रोडक्ट है। तो री का मतलब दोबारा होता है, प्रोडक्शन का मतलब उत्पाद होता है, किसी चीज़ को दोबारा बनाना ही को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सपोज जैसे क्या नाम है ये बॉडी हो गया, अगर एक बार बन गया हमारे पास सोल्जर, तभी तो आ गया, ये दोबारा बने ही नहीं, और जब दोबारा बनेगा ही नहीं, तो कहाँ किसी अगर अलग अलग क्षेत्र में जाएगा, अलग अलग जगह जाएगा, तो अलग अलग लोग पढ़ाएंगे, अलग अलग लोग पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स लोग बनेंगे। तो कहीं ना कहीं कि इसका इम्पैक्ट कहीं डेवलपमेंट यानी ग्रोथ में दिख रहा है। अगर सोचो एक बना के रोक दिया जाए तो उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ पूरा रुक जाएगा। इसलिए किसी चीज़ को दोबारा बनाना जरूरी होता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। हम ह्यूमन में पढ़ते हैं बेसिकली, तो ऐसा लगता है कि यहाँ के ह्यूमन में ही होता है, नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी बहुत सारी चीज़ों में होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर का जो वेटेज है करीब तकरीबन नीट में 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आराम से हम लोग पढ़ेंगे 10 से 12 लेक्चर में, 10 से 12 नहीं, 8-9 लेक्चर में हो जाएगा में। तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं इससे कंटिन्यूस पढ़ें, और जो मेरा ये चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से लेक्चर अटेंड कर सकें। बेसिकली जो गांव के लोग होते हैं, रूरल एरियाज के लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि नीट कूट क्या होती है। नीट में अगर इसका एवरेज देखें इस चैप्टर का, ये 10 साल तक 10 इयर्स का देखें, इससे 4 से 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन तक सिर्फ रिप्रोडक्शन से याद है। 4 से 5 कहने का मतलब होता है कि 20 नंबर का ये आपको 20 नंबर दिएगा नीट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी भी है, काफ़ी इजी है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जाएंगे, और डेली हम 1-1.5 घंटा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, तो आराम से हंसते करते हुए भी देख लेंगे वीडियो को, हम समझ में आ जाएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेनली जो होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है मेल में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है, इसमें होता है टेस्टिस, टेस्टिस में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस से बनता है स्पर्म।
फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है। मेल रिप्रोडक्टिव में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है ओवरी। ओवरी में होता है oogenesis। oogenesis के बाद होता है ओवम। ओवम और स्पर्म का जो होता है मिलन होता है, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है जायगोट। जायगोट के बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का होता है इम्प्लांटेशन। बेसिकली इसका जो इम्प्लांटेशन होता है एंडोमेट्रियम होता है। इसका एंडोमेट्रियम में धंसना। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद होती है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद होता है पार्चुरेशन। एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है ये 9 मंथ होता है। 9 मंथ डेवलपमेंट ऑफ ये जो 9 मंथ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। इसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद होता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद होता है लैक्टेशन। ये मेरा फ्लो चार्ट डायग्राम है, हम एक के बाद इसमें से पढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस होता है। टेस्टिस में जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रक्रिया होती है जिसमें स्पर्म बनते हैं।
स्पर्मेटोजेनेसिस सिस्टम बनते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होती है ओवरी, ओवरी में होती है oogenesis, oogenesis से बनता है ओवम, ओवम और स्पर्म का होता है मिलन जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, जाइगोट के बनता है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट का होता है एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद इसके अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट होती है ये इनर सेल मास होती है। इम्प्लांटेशन होने के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर इनर सेल मास जो होती है ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है, यही बाद में बच्चे को डेवलपमेंट करती है। ये 9 मंथ डेवलपमेंट होता है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो इसको 9 मंथ डेवलपमेंट को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, ये जो पीरियड होता है 9 मंथ का ये एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में लगता है जिसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड के बाद जब 9th मंथ बच्चा डेवलप हो जाता है तो इसका होता है पार्चुरेशन, यानी कि डेवलपमेंट होने के बाद यानी कंप्लीट होने के बाद पार्चुरेशन, पार्चुरेशन वो प्रक्रिया होता है जिसमें कि बच्चा पूरी तरीके से जो डेवलप हो जाता है अंदर मदर के यूटरस में उसको बाहर निकालना, यानी कि बच्चे को जन्म देना को बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन की बात होती है जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चों को मिल्क यानी कि दूध पिलाया जाता है जिसको बोलते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट जो टॉपिक होगा लैक्टेशन होगा। लैक्टेशन इज द लास्ट ऑफ फिनोमेना ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये लास्ट यू कहने का मतलब है कि लास्ट ये टॉपिक होगा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का होगा। इसमें जो लैक्टेशन में लास्ट वो होती है जिसमें मदर जो होती है अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो लैक्टेशन इज द लास्ट फिनोमेना ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिसमें अपने बच्चे को मदर जो है अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो ये फ्लो चार्ट डायग्राम है, हम एक के बाद एक पढ़ेंगे इसमें से। तो आज हम पढ़ेंगे जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। तो ये फ्लो चार्ट डायग्राम है, बेसिकली रिप्रोडक्शन चैप्टर पहला जो पेज होता है उस पर उतार लें ताकि आसान हो जाए कि पढ़ने में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या 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 पढ़ेंगे।
टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बेसिकली किसके बेसिस पे बोलते हैं इसको, गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट का बनना, यानी स्पर्म का बनना, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, इसको दो बेसिस पे इसको बोलते हैं कि गैमेटोजेनेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन की। और जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आता है, मेल में जो आता है, मेल में आता है टेस्टिस, फीमेल में आता है ओवरी। टेस्टिस पेयर में होते हैं, ओवरी भी पेयर में होती है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बेसिकली इसमें गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का बनना होता है, और इसमें तो बन जाते हैं, और इसमें जो होती है मैच्योरेशन होती है, और गैमेट बनने के बाद जो रास्ता प्रोवाइड करता है, यानी जाने की प्रक्रिया होती है, किस किस रास्ते से जाएगा, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मेल फीमेल में अलग अलग रास्ते होते हैं जाने के, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में मैच्योरेशन होगा। और ट्रांसफर ऑफ गैमेट होगा। मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में जो होता है रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, फीमेल में होता है फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला जो है टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन। टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन में जो होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसके हिसाब से बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। मेल में जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस होता है, फीमेल में जो होता है ओवरी होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बेसिकली होता है क्या, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जो होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है, इसी का ट्रांसफॉर्मेशन यानी पासेज से यानी रास्ता जो प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यानी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनने के बाद मैच्योरेशन होता है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट होता है। मेल में जो होता है रेटिस्टेसिस, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस होता है। फीमेल में जो होता है फैलोपियन ट्यूब होती है, सर्विक्स होती है, यूट्रस होती है, यानी वेजाइना जिसको बोलते हैं। अब इसको उतार लें। Male reproductive system located in pelvic
Male reproductive system located in pelvic region include हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़े मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेसिकली होते क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन इसमें होते क्या है? एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड बेसिकली होते क्या है? जैसे ग्लैंड मतलब होता है किसी भी चीज का सिक्रीशन, यानी ग्लैंड वर्ड कहीं भी आ जाए तो इसका मतलब होता है कुछ न कुछ सिक्रेट करेगी। ग्लैंड में जो होती है सेमिनल वेसिकल, ये पेयर में होती है। इसके बाद एक प्रोस्टेट, सिंगल होती है। इसके आती है बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, ये पेयर में होती है। एसेसरी डक्ट, इसमें डक्ट कौन कौन से होते हैं? डक्ट का हिंदी में मतलब होता है नलियां, जिससे स्पर्म जो होता है जिस रास्तों से पास होता है उसी को बोलते हैं डक्ट यानी नलियां। वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, रेटिटेस्टिस। जेनेटेरिया मतलब एक्सटर्नल जेनेटेरिया, इसमें स्कॉर्टम आता है। पेनिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये लोकेटेड इन पेल्विक रीजन इंक्लूड, इसमें जो होती है एसेसरी डक्ट आती है, एसेसरी ग्लैंड आती है, एक्सटर्नल जेनेटेरिया आती है। एसेसरी ग्लैंड में क्या होती है? सेमिनल वेसिकल होती है। सेमिनल वेसिकल पेयर में होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये भी सिंगल होती है। बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड ये भी पेयर में होती है। और एसेसरी डक्ट वो होती है जो तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। स्पर्म को जाने के लिए रास्ता जो प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डक्ट। डक्ट मतलब होता है नलिया, इसको बोलते हैं नली। हिंदी में नली बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको डक्ट। तो इसमें जो होती है पार्टिसिपेट करती हैं, वास डिफरेंस होती है, एपिडिडाइमिस होती है, रेटिटेस्टिस होती है। एक्सटर्नल जेनेटेरिया जो होता है स्कॉटम और पेनिस आता है। तो इसको आप नोट कर लें।
ये है स्क्वाटम। स्क्वाटम जो होती है डार्टोज मसल की बनी होती है। ये बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। टेम्परेचर सेंसिटिव कहने का मतलब ये है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बेसिकली स्क्वाटम का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका टेम्परेचर जो होता है 2.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 37 में से 2.5 डिग्री सेल्सियस माइनस कर दो तो इसका जो टेम्परेचर होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो ये क्या होगी, रिलैक्स कर जाएगी। अगर टेम्परेचर कम हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ये ऐसा इसलिए होती है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन जो है अच्छे से बन सके इसमें टेस्टिस के अंदर। अगर सोचो अगर ऐसा ना हो कि टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस यानी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाए तो स्पर्म डिजनरेट कर जाएंगे, डिस्ट्रॉय कर जाएंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। स्पर्म का फॉर्मेशन जो नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन नहीं बन सकेगी। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो इनके इंट्रा एबिडोमिनल, ये जो स्क्वाटम होती है इंट्रा एबिडोमिनल कहने का मतलब कि अंदर होती है। ये जो होता है ह्यूमन में जो होता है बेसिकली ये 9 मंथ प्रेगनेंसी, जब 7 मंथ की प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम क्या होता है एस्ट्रोजन और एबीपी टेस्टोस्टेरोन और एबीपी की इंड्यूस क्या नाम इसको इंड्यूस करते हैं। और ये जो एब्डोमेन में होती है 7 मंथ प्रेगनेंसी में जो होती है एब्डोमेन में होती है, 7 मंथ के बाद टेस्टोस्टेरोन एबीपी हार्मोन के कारण ये डिसेंड होकर के आउट पाउच, जिसको पाउच लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको स्क्रोटम में बोलते हैं, ये डिसेंड होकर के यहाँ आता है। बहुत सारे जो लड़के ऐसे होते हैं उसमें जो होता है कि ये बाहर नहीं आ पाते, यानी टेस्टिस का जो होता है एब्डोमिनल कैविटी से स्क्वाटम में आना, ये बाहर नहीं आ पाता तो उनमें बाद में जो होता है उनको सर्जिकली यानी उसको मूव करा करके से यहाँ पे ले आ जाता है, वो अलग प्रक्रिया इसमें पढ़ेंगे हम लास्ट में। तो ये जो होती है हमारी टेस्टिस होती है, टेस्टिस ये स्क्वाटम होता है, स्क्वाटम के अंदर होता है स्क्वाटम सेक, इसको बोलते हैं स्क्वाटम सेक, स्क्वाटल सेक। ये एक मसल से जुड़ी हुई होती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं गोबर निकलर। वहां से वास्ट डिफरेंस निकलती है, वास्ट डिफरेंस जो होते हैं वास्ट डिफरेंस यहाँ से ड्रिप निकलती है। अब ये जो होते हैं इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू वहाँ पे जाके खुलती है। बेसिकली ये जो पार्ट होता है जो हैवी लिफ्टर्स होते हैं, आगे डायग्राम बताते हैं फिर उसको हम बताते हैं।
ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक कंप्लीट चार्ट डायग्राम। बेसिकली ये होता क्या है, मैं अब इसको समझाने जा रहा हूँ। गैमेटोजेनेसिस जो होती है ये यहाँ टेस्टिस में होती है। टेस्टिस के थ्रू एक डक्ट निकलती है जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस। ये डिफरेंस जो वास डिफरेंस जो होती है इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू ये एम्पुला में खुलती है। बेसिकली इंग्वाइनल कैनाल क्या होता है, इंग्वाइनल कैनाल से सिर्फ वास डिफरेंस नहीं बल्कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी होती ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरी होती है, वेन होती है, वास डिफरेंस भी होती है। यहाँ से पास करती है। आर्टरी वेन्स जो होती है ब्लड का ट्रांसपोर्शन होता है यहाँ पे, ताकि ऑक्सीजन फिल्टर हो सके और यहाँ पे जो टिश्यू है उसको नरिशमेंट आराम से मिल सके। यहाँ पे बेसिकली होता है इंग्वाइनल कैनाल, जिसको इंग्वाइनल हर्निया यहाँ होने के चांसेस होते हैं। बेसिकली ये इंग्वाइनल हर्निया कैसे होता है, जो वेट लिफ्टर्स होते हैं या वेट लिफ्टिंग जो करते हैं, जब वेट लिफ्टिंग करते हैं तो अपने यहाँ एक कमर जो होता है बेल्ट बांध के रखते हैं, ताकि जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जो होता है यहाँ पे नहीं आ सके। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वो इसमें घुसने लगता है। जब इसमें घुसता है मतलब इसमें अंदर जाता है तो पेनफुल स्वेलिंग होती है। जब ये अगर बेल्ट का यूज ना करे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट इसमें घुसता है तो ये फट जाता है। अगर फटने के बाद जो होता है बहुत पेनफुल स्वेलिंग और पेनफुल दर्द होता है, जिसको बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल जिसको बोलते हैं हर्निया, इंग्वाइनल एक कैनाल होती है, इसको बोलते हैं हर्निया। हर्निया वो चीज होती है जिसमें जो होता है मांस यानी यू कहे कि स्मॉल इंटेस्टाइन या कोई भी पार्ट किसी बेसिकली वेट लिफ्टिंग नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं इसके होने के, इसमें मांस का पेनिट्रेशन होना, इसी को बोलते हैं हर्निया। जब वो ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन के थ्रू इसमें जो घुसा हुआ होता है यानी कि मांसपेशी जो भी है उसको निकाल करके इसको सिल देते हैं, इसी को बोलते हैं हर्निया। अभी जो वास डिफरेंस है टेस्टिस के थ्रू वास डिफरेंस एक होती है इसमें एम्पुला में। एम्पुला एक वाइडेस्ट पार्ट है, एम्पुला स्टोरेज पार्ट है, स्टोरेज पार्ट ऑफ स्पर्म। यहाँ पे स्पर्म का स्टोरेज होता है जिसको बोलते हैं एम्पुला। और ये होती है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल बेसिकली पेयर में होती है। एम्पुला एंड सेमिनल वेसिकल मिलकर के एक इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है, कॉमन डक्ट जिसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी जो डक्ट आके खुलती है इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद आती है प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद आती है बल्बोरेथ्रा। बल्बोरेथ्रा के बाद आती है इजैकुलेटरी डक्ट यानी कि नहीं यूरोजेनिटल ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। बेसिकली यूरोजेनिटल ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं इसको यूरोजेनिटल का मतलब होता है कि इस पे यूरिन भी पास होता है और इस पे स्पर्म भी पास होता है। जब ये बॉडी के बाहर निकलता है स्पर्म तो इसको बोलते हैं इजैकुलेशन। यूरोजेनिटल एक कॉमन पासेस रास्ता है, ये कॉमन पासेस रास्ता है स्पर्म। और ये होती है ग्लांस पेनिस।
इसमें दो तरह के टिश्यू होते हैं जिसको बोलते हैं कार्पस कावर्नोसम, ये पेयर में होती है। ये होती है स्पॉन्जियोसम। ये दोनों क्या होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू होती है। हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि इरेक्टाइल टिश्यू कैसे काम करते हैं। अब लास्ट में जो बनाती है ग्लांस पेनिस, जिसको बोलते हैं फोर स्किन सर्जिकल फोर स्किन इसको लास्ट में सर्जिकल रिमूव कर दिया जाता है मुस्लिम कम्युनिटी में, जिसको बोलते हैं सर्कमसिजन। ये जो ग्लांस पेनिस का फॉर्मेशन करती है, स्पॉन्जियोसम बनाती है। कार्पस कावर्नोसम स्पॉन्जियोसम, ये इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। ड्यूरिंग द क्वाइटस ये इरेक्टाइल टिश्यू में ब्लड का फ्लो काफी तेजी से होता है, जिसके कारण ये इरेक्ट हो जाता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्लो चार्ट डायग्राम है, इसको आप उतार लें। इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे एक्चुअली ऐसा होता कैसे है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं एक्चुअली ये पाई चार्ट टाइप डायग्राम में जो ये सब चीजें लिखी हुई, इसका इसमें मतलब क्या है, महत्व क्या है। तो ये होता है पूरा हमारा स्कोर्टम। स्कोर्टम बॉडी के बाहर होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। इस डार्टोज मसल की बनी होती है, टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। स्कोर्टम के अंदर होता है स्कोर्टम सेक एंड टेस्टिस, ये पेयर में होता है। और ये ऐसी हैंगिंग मतलब लटकी हुई नहीं होती है, मसल के थ्रू जुड़ी होती है, जिसको बोलते हैं गोबर निकला। यहाँ से वास्ट डिफरेंस निकलती है। वास्ट डिफरेंस से सेमिनल वेसिकल एम्पुला में जाके खुलती है। एम्पुला में बेसिकली वाइडेस्ट पार्ट होता है, इसको स्टोरेज ऑफ स्पर्म, यहाँ स्पर्म का स्टोर होता है। स्पर्म का स्टोरेज यानी स्पर्म वहाँ जाके स्टोर होता है, यहाँ भी स्टोर होता है, यहाँ पे मैच्योरेशन होता है। यहाँ से जो निकलती है सिर्फ वास्ट डिफरेंस ही नहीं, ब्लड वेसल्स से निकलती है, आर्टरिया और वेन्स भी निकलती है यहाँ से, जिसको बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। ये पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। ये एम्पुला में खुलते हैं। एम्पुला और सेमिनल वेसिकल मिलके एक कॉमन डक्ट को बनाते हैं, जिसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये डक्ट जो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड में खुलती है। बेसिकली ये ग्लैंड, ये भी सिक्रेशन है, इसका सबका महत्व है इसमें। आखिर ये सब सिक्रेट करते हैं, सिर्फ स्पर्म यहाँ से नहीं निकलता है। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, गर्भोरेथ्र का भी सिक्रेशन होता है। यहाँ पे आके खुलती हैं और यूरिन और क्या नाम है स्पर्म का पासेस को रास्ता जो सेम होता है, इसको बोलते हैं यूरोजेनेटल ट्रैक। यानी यूरिन और स्पर्म को पासेस का रास्ता सेम होता है, इसको बोलते हैं कॉमन पाथ होता है स्पर्म और यूरिन का, इसको बोलते हैं यूरोजेनेटल ट्रैक। लास्ट में ये इजैकुलेशन यानी ग्लांस पेनिस से निकलते हैं बाहर। ग्लांस पेनिस, इसमें जो होता है क्या बोलते हैं, पेनिस में दो टाइप के टिश्यू होते हैं, कार्पस कावर्नोसम और स्पॉन्जियोसम। ये दोनों इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। कार्पस कावर्नोसम पेयर में होता है, स्पॉन्जियोसम पेयर में नहीं, सिंगल में होती है। लास्ट में ये ग्लांस पेनिस को बनाती है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया नीट में। ऊपर से होता है यूरिनरी ब्लड, यहाँ से आती है यूरिन, यहाँ से आता है स्पर्म। दोनों एक साथ एक टाइम पे भी नहीं रिलीज हो सकते। इनका मैकेनिज्म अलग अलग होता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन, वो लास्ट में भी हम पढ़ेंगे। तो आप चार्ट डायग्राम बना ले ताकि आपको इजी हो जाए पढ़ने में, ताकि हम पढ़ेंगे क्या क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन टेस्टिस। पहले टेस्टिस पढ़ेंगे, फिर इसके अंदर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़ेंगे। इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरा और चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें @IHIS बायोलॉजी वाला, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और नेक्स्ट लेक्चर जो इसके बाद आने वाला है आप अब तक पहुंच सके और आप अच्छे से लेक्चर को अटेंड कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए।